Hi everyone, so we are initiating with nationalism in India. क्लास 10th का टॉपिक है हिस्ट्री का और हिस्ट्री की पूरी सीरीज अभी हम क्रिएट करने वाले हैं. ठीक है, स्टार्ट हम कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ. अपने नेशन के टुवर्ड्स बहुत प्यार, अपने नेशन के टुवर्ड्स ये फीलिंग कि ये हमारा नेशन है, हमें किसी और को अलाउ नहीं करना है. जैसे ब्रिटिशर, आप सब जानते हो ब्रिटिशर्स हम लोग को रूल करके गए हैं, तो उससे बचने के लिए इंडिया के अंदर एक नेशनलिज्म, एक पैट्रियटिक फीलिंग किस तरीके से डेवलप हुई, क्या क्या हमारे स्ट्रगल्स रहे, किस तरीके से हम लोगों ने सफ़र किया, ये सब चीज़ों को हम लोग गो थ्रू करेंगे. क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका बेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. ऑल राइट, सो ध्यान से समझेंगे बच्चों. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, तो यहाँ से इंडिया के अंदर थोड़ा सफरेज बढ़ गया था, यानी इंडिया का थोड़ा प्रॉब्लम्स यहाँ से आनी शुरू हो गई थी. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ क्या. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया, यानी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ चीज़ें जो इसको इंडिया ने अफेक्ट किया. अब वो चीज़ों में सबसे पहले था इकोनॉमिक हार्डशिप. इकोनॉमिक हार्डशिप से क्या समझेंगे, जब वॉर हुई तो अब वॉर के अंदर क्या था, ब्रिटेन को डिफेंस चाहिए था, यानी उनको आर्मी चाहिए थी, आर्मी में यूज़ होने वाला सामान चाहिए था, वॉर के अंदर तो रिक्वायर्ड है. तो वो जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो इंडिया से जाने लगा. अब इंडियन गवर्नमेंट किससे पैसा लेगी, हम लोकल लोगों से, हम सबसे पैसा लेगी. अब वो हमसे पैसा किस तरीके से लेगी, तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्सेस बढ़ा दिए. ठीक है, कि टैक्सेस बढ़ा दिए तो हम लोगों से वो टैक्सेस ले रही है, और उस अमाउंट को यूज कहाँ किया जा रहा है, डिफेंस के अंदर. जो उन लोगों को वॉर के अंदर पैसा चाहिए वो यहाँ से इस तरीके से जनरेट हो रहा है. फिर कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, ये भी हम लोगों से लेने लगे वो, ताकि वो पैसा आगे बाहर जा सके डिफेंस के लिए उनकी कंट्री में. और वॉर टाइम इनकम टैक्स, एक नया टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज वॉर टाइम इनकम टैक्स, कि वॉर के समय पे एक अलग से इनकम टैक्स आप लोगों को पे करना पड़ेगा अपनी इनकम पे. और वो किसके लिए यूज होगा, अगेन वॉर के एक्सपेंडिचर के लिए, यानी वॉर के खर्चों में वो यूज किया जाने लगा. अब इन तीनों एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए अब हमें मानो टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मर्स क्या करेंगे, वो पैसा वो अपनी क्रॉप्स महंगी कर देंगे. कि भाई अब उनको तो पे करना है ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को वो कैसा पे करेंगे, तो वो अपनी क्रॉप्स महंगी बेचेंगे. क्रॉप्स महंगी बेचने से क्या हुआ, प्राइजेस बहुत राइज हो गए, सब लोगों के आगे महंगाई हो गई, क्योंकि सबको सब कुछ चीज़ें महंगी मिलने लगी, सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, सब एक दूसरे को सोच रहे हैं कि पैसा ज़्यादा ले इनसे ताकि वो गवर्नमेंट को पे कर सके. तो कॉमन पीपल के अंदर बहुत मैसअप हो गया, यानी पूरी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी एक हार्डशिप क्रिएट हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई. फाइन. अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक और प्रॉब्लम किया, दैट इज फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी इंडिया के लोगों को जबरदस्ती लेके आर्मी में भेजा जाने लगा कि आप लोग जाओ और आर्मी में लड़ाई करो. जिसकी वजह से विलेजर्स बहुत डिस्टर्ब हो गए कि जबरदस्ती हमारे लोगों को तो उठा के ले जाते हैं कि लड़ाई करो. तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई. ठीक है, फैमिलीज में या रूरल एरिया के जो गरीब लोग थे, गांव के लोग थे, उनको काफ़ी इश्यूज आने लगे. इसके बाद शॉर्टेज एंड फेमाइन लाइक कंडीशंस, हमारे पास फूड शॉर्टेज. क्यों, क्योंकि अब बहुत सारा पैसा जब बाहर की कंट्री में जा रहा है, राइट, फूड भी जा रहा है क्योंकि अब आर्मी के लोग हैं, खाना भी जा रहा है, क्योंकि खाना क्यों भेज रहे हैं, खाना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कराया, भेजा बाहर, बेचा उस खाने को, उससे पैसा आया, वो भी वॉर के अंदर चला गया. तो हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं रह गई थी, पैसे की भी शॉर्टेज हो गई, पैसा भी बाहर जा रहा है, क्रॉप बनी वो भी बाहर जा रही है. तो इतनी शॉर्टेज हो गई कि भुखमरी की सिचुएशन आ गई, लोगों के पास कोई खाना पैसा कुछ अवेलेबल ही नहीं रह गया था. राइट. इसके बाद एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. एपिडेमिक एक ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहती है और थोड़ा बहुत ज़्यादा रेट पे डिस्ट्रक्शन यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. तो इन्फ्लुएंजा नाम की एक एपिडेमिक उस टाइम पर आ गई थी, जो कि बहुत डेडली इन्फ्लुएंजा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर रहे थे, प्रॉब्लम्स में आ रहे थे. तो ये भी एक इशू था वॉर के टाइम पे. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो वॉर के टाइम पे इंडिया को बहुत अफेक्ट कर रही थी. अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, राइज इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. अब क्या हुआ, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था. अब इसको थोड़ा रीड करते हैं.
अब क्या हुआ, जो लोग थे ना उनको ब्रिटिश रूल के लिए ना डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो गया। पहले तो वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें क्या लगा कि नहीं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारी सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो गई, हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे पास खाना है, ना पैसा है, ना कुछ भी है। तो ना डिस्ट्रस्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब गांधी जी का एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाया था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगे, उनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें, तो यहाँ इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिला। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा, जहाँ हमें थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के साथ रियलिटी समझ में आई कि वो हमारे फेवर में नहीं बल्कि हमारे अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो अब हमें ज़रूरत है उन लोगों को अपनी कंट्री से भेजने की। फाइन, इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इकोनॉमिक इफेक्ट के अंदर इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा समरी है, अच्छे से समझना क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पूछता क्वेश्चन ऐसे है, इसलिए मैंने इसे अलग कॉलम के अंदर डिस्क्राइब किया है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से पुट कर सकता है कि इकोनॉमिक इफेक्ट बताओ, पॉलिटिकल इफेक्ट बताओ, तो आपको बाइफिगरेशन पता होना चाहिए। जब इकोनॉमिक इफेक्ट की बात होगी तो हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्यों? गवर्नमेंट ने वही सेम पॉइंट्स, टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिए, एक नया इंट्रोडक्शन टैक्स का कर दिया, दैट इज वॉर टाइम इनकम टैक्स, राइट। यहाँ से मिलिट्री के ऊपर काफ़ी खर्चा होने लगा। उसके बाद महंगाई बढ़ गई, अभी मैंने आप लोगों को बताया, लोग सब चीज़ें महंगी बेचने लगे, हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई। इसके बाद फोर्स्ड लोन एंड कंट्रीब्यूशन, जो वेल्दी इंडियंस थे उनको प्रेशर किया गया कि तुम वॉर को फंड करो, यानी आप पैसा डालो अपना, आपके पास बहुत पैसा है, आप अपना पैसा फंड करो, यानी हेल्प करो वॉर की। तो यहाँ पे फोर्स किया जाने लगा लोन्स देने के लिए, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें होने की वजह से ट्रेड, जो खरीदना बेचना है, या प्रोडक्शन, इस चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, जो भी कैश क्रॉप्स है, ऐसी क्रॉप्स जिनकी बाजार में काफ़ी डिमांड है, यानी फॉरेन मार्केट के अंदर, जिससे ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। तो फोर्सफुली ऐसी प्रोडक्शन कराई जाने लगी जो हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं थी, हमारे लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं थी, बल्कि जिनको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, जो कि वॉर में लगाया जा सके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करोगे। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट क्या रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये 3 पॉइंट्स को मर्ज करके आंसर लिख सकते हो। पहला, राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब मैंने आपको बताया ना, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी था कि लोगों को ना नेशनलिज्म फील होने लगा कि नहीं, हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर ये लोग आए हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये एक इम्पैक्ट था, ठीक है। हमारी होप आ गई थी कि अब हम सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, यानी हम खुद को खुद गवर्न करेंगे, आप लोगों की गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रिटिशर्स की, अब हम खुद जानते हैं हमें अपने लिए क्या अच्छा करना है। इसके बाद अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिसेस करे कि आप मानो हाई टैक्सेस पे कर दो, बदले में हम आपको सो एंड सो बेनिफिट्स देंगे, ठीक है, आप लोन प्रोवाइड करो, हमें आपको इंटरेस्ट देंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं, उन्होंने अपने प्रोमिसेस फुलफिल ही नहीं करे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। एक इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स, अब महात्मा गांधी जैसे जब ये इस सिचुएशन के अंदर हमारी कंट्री काफ़ी सफ़र करने लगी, तो बहुत सारे नए लीडर्स सामने निकल कर आए जिन्होंने ट्राई किया हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास महात्मा गांधी का है, लॉ करके आए थे, इस सिचुएशन को देखा इंडिया के अंदर, तो नए लीडर उन्होंने अपनी टीम क्रिएट करी, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे सिचुएशन हुई। सबसे पहले महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ रहा है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में काफ़ी हेल्प की है, ठीक है। तो ये 3 आपके पॉलिटिकल इफेक्ट हो गए समवेयर, जो कि बहुत पॉजिटिव है। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, फाइन, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सत्याग्रह क्या है। अब जब भी बात महात्मा गांधी की आती है तो सत्याग्रह तो सबने ही सुना होगा, राइट। तो पहले समझते हैं कि सत्याग्रह था क्या, इसका मीनिंग क्या है, ओके। तो सत्याग्रह के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला सत्य, दैट इज ट्रूथ। इसके अंदर क्या कहा था, द पावर ऑफ ट्रूथ इज सेंट्रल टू सत्याग्रह। सत्याग्रह का बेसिक मीनिंग ही क्या है कि सच्चाई की क्या पावर है। इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू होल्ड फर्म टू द ट्रूथ, कि सब के सब सच्चाई पे डटे रहेंगे, हम सब ये बात ठान के रहेंगे कि हम सच के साथ हैं, जो चीज़ ठीक है।
सेकेंड, नॉन वायलेंस, अहिंसा। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे इसमें वायलेंस हो, लड़ाई हो। हम बिल्कुल शांत रिलैक्स होकर सारे डिसीजन मेकिंग करेंगे। सत्याग्रह रिजेक्ट्स द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, हम कोई फिजिकल फोर्स, लड़ाई कुछ नहीं करेंगे। इट एम्स टू कन्वर्ट ऑपरेसर थ्रू पेशेंस, जो लोग हमें ऑपरेस कर रहे हैं यानी दबा रहे हैं, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स, उनको हम बहुत पेशेंटली डील करेंगे, बहुत प्यार से डील करेंगे। यहाँ पे बात हुई थी सेल्फ सफरिंग, तपस्या। ये बोल रहे हैं जो सत्याग्रही होता है ना वो सेल्फ सफरिंग यानी एक तपस्वी होता है, यानी वो उसके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके, ठीक है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके दूसरों की खुशी के लिए। यानी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने खुद को बहुत स्ट्रगल में डाला है ताकि वो इंडिया को आज़ाद कर सके, तो वो ही एक सच्चा सत्याग्रही है इसके इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एक फियरलेसनेस कि हमें डर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ से हम डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सिर्फ जो हमने रास्ता चुना है उसको फॉलो करेंगे और हम बिना डरे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स थे एक सत्याग्रह मूवमेंट के। अब सत्याग्रह मूवमेंट किस तरीके से हुआ उसको देखते हैं। ये कुछ 5 बेसिक मूवमेंट्स हैं जो हमें बताए गए हैं कोर्स में, जिसके जो जिनका ये बेसिकली सत्याग्रह का एक एप्लीकेशन है। तो पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1917 में, ये क्रोनोकोलॉजिकली मेंशन्ड है। सबसे पहले चंपारण का सत्याग्रह था, ठीक है। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार समराइज व्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, जो बिहार के फार्मर्स थे, गांधी जी मूवमेंट करने गए वहाँ पे। बेसिकली बिहार के अंदर इंडिको नाम की क्रॉप ग्रो की जाती थी, नील की खेती कहते हैं इसे। और वहाँ बिहार के जो फार्मर्स थे ना, पीजेंट्स, उन लोगों के साथ काफ़ी बुरा हो रहा था, यानी उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो गांधी जी वहाँ गए सपोर्ट करने उन इंडिगो फार्मर्स को, बिहार, ठीक है, जिनको फोर्सफुली बोला थे इंडिगो ग्रो करो कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जो कि अच्छी नहीं थी, जहाँ पे पीजेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे, फार्मर्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे, ठीक है। ये पहला ऐसा सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि सक्सेसफुल रहा। इसके बाद अगले ही साल 1918 के अंदर खेड़ा बेसिकली गुजरात के अंदर है। यहाँ पे भी पीजेंट्स को सपोर्ट करने गए थे, जहाँ पे उनको टैक्सेस पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्यों? खेड़ा के अंदर क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गई थी, क्रॉप ठीक से उस समय उग नहीं पाई थी। अब क्रॉप नहीं उग पाई तो पीजेंट्स के पास पैसा नहीं है, बट उनको फोर्सफुली प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपको टैक्सेस तो पे करने ही पड़ेंगे, आपकी क्रॉप खराब हो गई, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पीजेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो गांधी जी खेड़ा गए और उन्हें अर्ज किया कि भाई तुम टैक्सेस को प्लीज़ आप रोक दो, आपकी टैक्सेस को वो जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाएंगे हम। जब वो पीजेंट्स के पास अच्छा क्रॉपिंग होगी, उनको उनकी सिचुएशन ठीक होगी, तो वो आपके टैक्सेस को पे कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गए। यहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल थी अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें वेजेस अच्छे मिलने चाहिए। इनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और वेजेस अच्छे से नहीं मिलते थे जितने इनको रिक्वायर्ड है, राइट, जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे इनको काफ़ी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो गांधी जी वहाँ गए, सपोर्ट किया और सत्याग्रह से ही उस स्ट्राइक को सॉल्व किया गया और बेनिफिट मिले काफ़ी वर्कर्स को, कुछ उनकी मांगे पूरी भी की। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 1920 के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी लार्ज स्केल पे ये चीज़ हुई थी और ये बोला गया था कि हम ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बॉयकॉट कर देंगे, यानी हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी ब्रिटिशर की कॉमोडिटी, इनके रूल सबको हम यूज़ नहीं करेंगे, इनकी बातें नहीं मानेंगे, इनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट मार्च हुई थी, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला गया था कि हम सिविल यानी जो उनके गवर्नमेंट को उसको डिसोबे करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली सत्याग्रह का ही चैलेंज था क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट था, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। ये ब्रिटिशर्स ने जो एक मोनोपोली सेट कर ली थी कि काफ़ी उनका इम्पैक्ट इंडिया पे आ गया था, ये उसको चैलेंज करने के लिए था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी। तो ये चैलेंज था ब्रिटिशर्स के लिए, ये बेसिक मूवमेंट। तो ये इसका काफ़ी एक लार्ज इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। दांडी मार्च करी थी गांधी जी ने, ठीक है, जिसके अंदर सब गए थे सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये भी एक लॉज को ना माना, अनजस्ट जो लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स ने बना लिए थे, जस्टिफाइड नहीं है, उनके लिए ये मूवमेंट क्रिएट किया गया था। तो दीज वर ऑल 5 सत्याग्रह मूवमेंट्स जो गांधी जी ने चलाए थे। ऑलराइट, थैंक यू।